नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि भूमिका और निखिल दोनों ही स्पेशल डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग कर लेते हैं। अब क्योंकि शाम हो चुकी थी, अब भूमिका और निखिल दोनों ही साथ में मारवा हाउस में आ जाते हैं। वो दोनों एक ही गाड़ी से आए हुए थे। आज भूमिका का दिमाग कुछ शांत था, जिसकी वजह से वो अब हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों के बाद अपने डिपार्टमेंट में गई थी। वो अपनी ज्वाइनिंग को लेकर बहुत ही खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने दिनों से जब वो मारवा हाउस में छिप कर बैठी हुई थी तो कहीं ना कहीं वो अपनी ड्यूटी को और अपने स्पेशल डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं मिस कर रही थी। लेकिन आज उसके चेहरे पर एक सुकून था, आज उसके चेहरे पर एक खुशी थी। और बाकी दिनों से जैसे पहले भूमिका लेट आया करती थी, आज भूमिका समय पर ही घर आ गई थी, इसलिए उसे एक अच्छा सा सुकून सा मिल रहा था। आज कहीं ना कहीं भूमिका भी जब क्योंकि इतने दिनों के बाद अपने काम पर गई थी, उसे थोड़ी सी थकावट भी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो सबसे पहले नहाकर अब आराम कर ले। भूमिका अपने आराम के चक्कर में इतनी जल्दी से अंदर वॉशरूम में घुस गई कि जब वो अपने कमरे के अंदर आई तो वो गलती से दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई। वो इतना थका हुआ महसूस कर रही थी कि उसे जल्द से जल्द नहाकर बस थोड़ी देर रेस्ट करना था। शावर लेते वक्त गर्म पानी जैसे जैसे उसके शरीर पर बह रहा था, उसे उतना ही सुकून मिल रहा था। कुछ देर तक आराम से अपने आप को हल्का महसूस करवाने के लिए नेहा वही शावर के नीचे ही खड़ी रही। काफ़ी देर तक वो ऐसे ही एक हॉट बाथ लेती रही। फिर नहाने के बाद भूमिका ने जैसे ही टॉवल लपेटा, उसे एहसास हुआ कि वो तो जल्दी जल्दी में अपने कपड़े बाथरूम में लाना तो भूल ही गई थी। अब भूमिका कहती है, ओफो, मैं कपड़े लाना कैसे भूल गई हूँ, शायद मैंने बेड पर रखे होंगे, बाहर निकल कर देखती हूँ, भूमिका ने खुद से ही कहा। उसके बाद भूमिका ने बाथरूम से झाँक कर देखा तो वो बेड पर भी कपड़े रखना भूल गई थी। अब भूमिका अपने सिर पर एक चपट मारती है और कहती है, मैं अपने कपड़े लाना कैसे भूल गई, शायद बेड पर मैंने निकाल कर रखे थे। अब भूमिका धीरे धीरे से बाहर निकलती है और बाहर निकलकर बेड पर देखती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े बेड पर भी नहीं थे। अब भूमिका ने खुद से कहा, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ। अब भूमिका कहती है, अरे यार, मैं तो इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ। अब भूमिका ने खुद को ही सिर पर एक टपली मारी। फिर उसे ध्यान आया कि इस वक्त कमरे में कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि इस टाइम उसे किसी के भी आने की आशंका नहीं होती है। अब वो आराम से टॉवल लपेटकर अपने कमरे की कपबोर्ड तक जा सकती थी, जिसमें वो आराम से कपड़े निकाल कर पहन सकती थी। उसने ठीक ऐसा ही करने के लिए अपने टॉवल को कस के अपने शरीर पर लपेटा और धीरे धीरे से वो बाथरूम से निकलकर अपने कपबोर्ड की तरफ चल पड़ी। वो कमरा इतना बड़ा था कि उसका कपबोर्ड बाथरूम के सामने बिल्कुल किनारे पर ही था। वो इतनी तेजी से कपबोर्ड की तरफ बढ़ी कि उसका ध्यान ही नहीं पड़ा कि वहाँ सोफे पर कोई बैठा हुआ था। भूमिका ने बिना उस ओर देखे अपनी अलमारी का दरवाज़ा खोला और वो पहनने के लिए उस अलमारी में अब अपने कपड़े ढूंढने के लिए लग गई। वहीं उस कमरे में ही अलमारी से थोड़ी दूर रखे सोफे पर ही आंख बंद करके वहां पर निखिल रेस्ट कर रहा था। क्योंकि जैसे ही भूमिका अपने कमरे में आई थी तो निखिल भी अपना सारा सामान अपने कमरे में रखकर उसे भूमिका से कुछ बात करनी थी, इसलिए वो भी सीधा भूमिका के कमरे में ही आ गया था। निखिल ने भूमिका के दरवाजे पर नॉक करना चाहा तो उसने देखा कि दरवाजा तो खुला हुआ है, इसलिए निखिल भी बिना कुछ कहे ही कमरे के अंदर आ गया। जब निखिल ने देखा कि वहां पर अंदर बाथरूम से कुछ आवाजें आ रही हैं पानी के गिरने की, इसलिए निखिल ने यही सोचा कि मैं यहीं पर बैठकर सोफे पर बैठकर मैं भूमिका का वेट करता हूँ। यहाँ पर निखिल तो बस भूमिका से बात करने के लिए आया था, इसलिए वो वहीं पर बैठकर वेट करने के लिए जैसे ही सोफे पर अपने पीछे कमर लगाता है तो क्योंकि सुबह से सिगरेट डिपार्टमेंट में काम करने की वजह से कहीं ना कहीं वो भी थकान महसूस कर रहा था और उसे कब एक नींद का प्यारा सा झपकी आ गई, उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं था। जैसे ही भूमिका अलमारी से अपने कपड़े निकालने के लिए अंदर की तरफ उसकी तरफ चली तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसे एहसास हुआ कि शायद कमरे में कोई है। जैसे ही उसने आंख खोली तो देखा कि अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था और दोनों दरवाज़ों के बीच में वहाँ पर भूमिका खड़ी थी। तभी निखिल उसे पूरी तरह से तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन दरवाजे के नीचे से वह उसके पैरों को देखकर वो समझ गया था कि ये भूमिका ही है।
भूमिका का गीला चमकता हुआ शरीर देखकर एक पल के लिए तो निखिल की आंखें मानो ठहर सी गई हो, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम। निखिल की आवाज़ सुनकर वहां पर भूमिका हड़बड़ा गई और उसने दरवाजे के पीछे से झांकते हुए जोर से आवाज लगाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? किससे पूछकर तुम मेरे कमरे के अंदर आ गए? भूमिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ छुपे, क्योंकि निखिल को वहां पर देखकर भूमिका खुद ही बहुत ही एम्बेरसमेंट हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि आज तक उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि जब उन दोनों की मुलाकात हुई थी तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में ये सब रिश्ते भी बन ही चुके थे। ऐसा नहीं था कि निखिल भूमिका को ऐसे पहली बार देख रहा था। लेकिन जब से भूमिका को अपने दोस्त की हत्या का पता चला था, उसके बाद से भूमिका ने खुद ही निखिल से दूरियां बना ली थी। ऐसा नहीं था कि भूमिका निखिल से प्यार नहीं करती थी, वो निखिल से प्यार तो करती थी, लेकिन कहीं वो दोबारा उसको ना खो दे या वह अपने मन से उसको कभी माफ करना नहीं चाह रही थी। अब निखिल को एकदम से अपने सामने देखकर आज भूमिका को भी थोड़ी सी बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि भूमिका ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा कि वो बिना कपड़ों के बाथरूम से बाहर आएगी और उसे सामने से निखिल ही दिख जाएगा। भूमिका ने कभी सोचा नहीं था कि निखिल के साथ ब्रेकअप करने के बाद वो कभी उन दोनों के बीच में एक ऐसा मोमेंट आएगा। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो ऐसे टावल बांध के सिर्फ निखिल के सामने खड़ी होगी। वो इतना हड़बड़ा गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके शरीर से टपकता पानी उसके पैरों के नीचे आ गया, और वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुई तो उस अचानक से उसका पैर फिसल गया। तभी उसका पैर फिसलते ही एकदम से भूमिका के चेहरे से आग की आवाज निकली। भूमिका ने फिसलते ही अपने दोनों हाथों से टॉवल को जोर से पकड़ लिया, कहीं उसका टॉवल ना खुल जाए। उसे फिसलता देखकर वहां पर निखिल भी तेजी से उसकी तरफ दौड़ा और उसके गिरने से पहले ही उसने भूमिका को की कमर से उसको कसकर पकड़ लिया। निखिल भी इसलिए जल्दी दौड़ा था कि कहीं फिसलने के बाद भूमिका को ज्यादा चोट ना लग जाए, जैसे पीछे एक बार उसके पैर में भी चोट लगी हुई थी। नेहा के आसपास वहीं भूमिका के आसपास पानी होने की वजह से निखिल भी खुद को संभाल नहीं पाया और वो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए वहीं पर पास के ही बिस्तर पर के ऊपर जाकर गिरे। निखिल और उसके ऊपर टॉवल में लिपटी हुई भूमिका कुछ पलों के लिए वे दोनों ऐसे ही थम से गए। उन दोनों की एक दूसरे से आंखों से आंखें मिली। उन दोनों की आंखें एक दूसरे में कहीं रुक सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन होठ दोनों के ही खामोश थे। तभी इस सब मोमेंट में भूमिका इतना एम्बेरसमेंट फील कर रही थी, लेकिन उसने हड़बड़ाते हुए अपनी टॉवल को संभाला और खड़े होते हुए चिल्ला कर कहा, निखिल कितने बेशरम हो यार तुम। तभी निखिल भी हड़बड़ाते हुए खड़े होकर पीछे की तरफ घूम गया और निखिल भी अब पीछे की तरफ मुड़कर कहता है, मैं बेशरम? ये तुम क्या कह रही हो भूमिका? ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मुझे बेशरम का टैग दे रही हो? मैं तो यहाँ पर बस तुमसे बात करने के लिए आ गया था। मुझे लगा चलो थोड़ी देर के लिए बैठकर कुछ बातें करते हैं। अगर तुम्हें सच में प्राइवेसी चाहिए थी तो तुम्हें भी तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करना चाहिए था ना। निखिल ने भी ये लड़खड़ाते हुए कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज निखिल को भी यहाँ पर ऐसे चुपचाप आकर बैठने से कहीं ना कहीं अपने इस डिसीजन पर अफसोस हो रहा था। लेकिन ये इंसिडेंट इतना खूबसूरत था कि कहीं ना कहीं उसकी आंखों में भी एक चमक थी। निखिल की बात सुनकर अब भूमिका का गुस्सा एकदम से हाई हो जाता है। अब वो कहती है, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है निखिल, तुम्हें नॉक करना चाहिए था ना। इतने भी मैनर्स नहीं सीखे हैं क्या तुमने अपनी लाइफ में? भूमिका ने काफी अकड़ते हुए कहा। तभी निखिल कहता है, ओह हेलो, मुझे क्या पता था कि तुम इस वक्त बाथरूम में होगी, और क्योंकि तुम्हारा दरवाज़ा भी खुला हुआ था इसलिए मुझे लगा तुम वैसे ही वॉशरूम में गई होगी, और मुझे क्या पता था कि तुम वहाँ से बिना कपड़ों के ही बाहर आ जाओगी। वैसे भूमिका मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपने कमरे में ऐसे ही बिना कपड़ों के घूमती हो? अब निखिल की ये बात सुनकर एकदम से भूमिका का गुस्सा हाई हो जाता है और अब वो निखिल को घूरते हुए उसकी तरफ उंगली करते हुए उसे कहती है, वट यू मीन? तभी निखिल उसे छेड़ते हुए कहता है, क्योंकि तुम जैसे ही मैं कमरे में आए तो मुझे पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी, और जब देखा कि तुम ऐसे ही टॉवल लपेट कर बाहर आ गई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम जब यहाँ पर कमरे में कोई नहीं होता तो क्या तुम ऐसे ही टॉवल में घूमती हो क्या? कि भूमिका भी निखिल की इस शैतानी भरी बातों को अच्छे से समझ रही थी, लेकिन फिर भी भूमिका ने उसकी तरफ नाराज़गी करते हुए कहा,
खबरदार, जो दोबारा तुमने ऐसा बोला तो मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं बस अपने कपड़े ले जाना बाथरूम में भूल गई थी। मैंने सोचा कि मैंने बेड पर अपने कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, लेकिन मैं तो बेड पर कपड़े निकालना भी भूल गई थी। कहीं ना कहीं निखिल को भी इन सब के बारे में पता था, क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था। लेकिन अब इतना कहने के बाद अब भूमिका के को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इससे आगे क्या कहे। आखिरकार दरवाज़ा तो भूमिका ही बंद करना भूल गई थी। इस तरह से टॉवल में निखिल के सामने आना उसके लिए जितना एम्बैरेसिंग था, कहीं ना कहीं इतने समय के बाद, जहां अब निखिल और भूमिका दोनों के रिश्ते कहीं ना कहीं बेटर हो रहे थे, और सडनली से अब भूमिका का निखिल के सामने ऐसे टॉवल में आना अब निखिल के लिए भी काफ़ी एम्बैरेसिंग हो रहा था। जैसे वो छुपने के लिए इधर उधर भूमिका हिल रही थी, तभी निखिल भी उसकी तरफ पीट करके वैसे ही हिल रहा था। यहाँ पर अब उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। यहाँ पर तो भूमिका को अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई ऐसी गुफा मिल जाए और वो झट से उसके अंदर छुप जाए, क्योंकि अब ऐसे इंसिडेंट में उसका वहाँ पर खड़े रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे निखिल के बिना भूमिका की तरफ देखे अपने आप को अलमारी की तरफ घुमा लिया, और जो भी कपड़ा हाथ में आया उसे बिना घूमे उसने भूमिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, और अब चिल्लाना बंद करो, और भूमिका प्लीज़ अब कपड़े पहनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें ज़्यादा देर ऐसे नहीं देख सकता। हालांकि निखिल ने भूमिका को ऐसे नहीं देखा था, क्योंकि जैसे ही वो एक दूसरे की आमना सामना हुआ तभी निखिल ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, और उसके बाद बेड से उठने के बाद वो कमर से पलट कर दूसरी तरफ देखने लगा था। लेकिन वो भूमिका को अब चिढ़ाते हुए ये सब कहता है। न जाने क्यों भूमिका को ऐसे बड़बड़ाता हुआ देखकर आज निखिल को बहुत ही हंसी आ रही थी। जोक तो वो भी गया था उसे इस हाल में देखकर, लेकिन खुद की ही गलती होने के बाद भी वो जिस तरह से निखिल पर गुस्सा जता रही थी, उसकी ये हरकत कहीं ना कहीं निखिल को भी बड़ी बचकानी सी लग रही थी, और उसका इस तरह से हंसना कहीं ना कहीं भूमिका को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। उसको हंसता हुआ देखकर कहीं ना कहीं अब भूमिका कहती है, यू निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। भूमिका ने निखिल के हाथ से कपड़े छीन तो लिया था, लेकिन उसे पहने कैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। भले ही वो पीट करके भूमिका की तरफ खड़ा था, लेकिन तभी भूमिका ऐसी सिचुएशन में टॉवल खोलने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसे डर था कि कहीं निखिल गलती से भी थोड़ा पीछे पलट गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। कैसे कैसे निकलूं? हाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम देखना नहीं चाहती हो कि दरवाज़ा तुम्हारी तरफ है? अब निखिल कहता है, अगर मैं अभी उस तरफ निकला तो। अब ये सब कहते हुए निखिल अपनी बात को यहीं पर ही अधूरी छोड़ देता है, ताकि इसके आगे की बात भूमिका खुद ही समझ ले। निखिल अब धीरे से हंसते हुए ये सब कहता है। न कहते हुए भी निखिल ने जो कहा था उसे कहीं ना कहीं भूमिका को उसका इशारा साफ नजर आ रहा था। अब भूमिका चिढ़ते हुए कहती है, शट अप यू। भूमिका ने ये सब गुस्से से कहा। उसकी शर्म से उसका शरीर अब बिल्कुल लाल हो रहा था। गर्म पानी की बूंदें अब उसके शरीर पर सूखने लगी थी। उसके बालों से उसने अपने कंधों को उसके बालों ने उसके कंधों को तो छुपा लिया था, लेकिन उसकी पीठ, हाथ और पैर बिल्कुल निखिल के सामने आ चुके थे, और ये सोच सोच कर ही उसे शर्म और गुस्सा दोनों ही बढ़ता जा रहा था। तभी भूमिका की ऐसी हालत देखकर अब निखिल कहता है, ओके स्टॉप, तुम जल्दी से चेंज कर लो भूमिका, मैं पीछे नहीं पलटने वाला हूँ, ट्रस्ट में। निखिल ने बड़े ही सीरियसली ये सब भूमिका को कहा था। उसके भी चेहरे पर शर्म की मुस्कान थी, लेकिन वो भूमिका को नजर नहीं आ रही थी। उसके आखिरी दो शब्दों ने भूमिका को विश्वास दिला दिया था कि अगर निखिल कह रहा है तो वो पीछे बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। भूमिका ने उसी विश्वास के साथ बड़ी हिम्मत दिखाई और पीछे खड़े होकर अपने कपड़े पहन लिए। उस पल में उन दोनों की धड़कनें ही मानो बिजली की रफ्तार से भाग रही थी। पूरा कमरा जैसे गर्म पानी की भाप से भर गया था। एक अजीब सा एहसास था उनके बीच, जिसे उन दोनों ने पहले काफ़ी टाइम पहले ही महसूस किया था, लेकिन उन दोनों के ब्रेकअप के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जो वे आज इतना महसूस कर रहे थे। साइड हटो। तभी कपड़े पहनने के बाद भूमिका ने बड़ी अकड़ में निखिल को बोला। निखिल बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए किनारे हट गया। वो साफ देख पा रहा था कि भूमिका को उससे आंखें मिलाने में बड़ा ही संकोच हो रहा था, और होता भी क्यों ना, आज जाने अनजाने में इतना कुछ हो गया था जिसकी कल्पना भी उन दोनों ने ब्रेकअप के बाद बिल्कुल भी नहीं की थी। हालांकि निखिल कहीं ना कहीं भूमिका को पाना चाहता था, लेकिन इस तरह से नहीं। वो भूमिका को अच्छी तरह से, जब तक भूमिका उसे खुद माफ नहीं कर देती तब तक उसने इंतजार करना ही बेहतर समझा था।
हालांकि निखिल यहाँ पर भूमिका से कुछ समय के लिए बात करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर ये इतना सब कुछ हो गया था कि अब निखिल के खुद ही होशो आवाज़ से गुम हो चुके थे कि अब वो भी यहाँ पर इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी कि अब निखिल यहाँ पर क्या बात करे क्या बात नहीं। अब निखिल को भी इसके बारे में कोई भी शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी भूमिका निखिल से कहती है, वैसे तुम यहाँ पर मेरे कमरे में आए क्यों हो? तभी निखिल क्यों आया था इसलिए अब वो भी खुद भूल जाता है। फिर वो कहता है, मैं आया तो यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए था, लेकिन सच में मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा था। निखिल की बात सुनने के बाद अब भूमिका कुछ भी नहीं कह पाती है। वो थोड़ी देर के लिए चुप रहती है। अब इधर से निखिल भी कुछ टाइम के लिए चुप रहता है। फिर अचानक से निखिल कहता है, वैसे मुझे एक बात बताओ भूमिका। भूमिका भी एकदम से हैरान हो जाती है कि आखिर निखिल अब क्या बात कहेगा। तभी निखिल भूमिका से कहता है, भूमिका मुझे बताओ कि पहले भी हम लोगों के बीच में कितना कुछ हो चुका है, लेकिन तुम अब ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? क्या तुमने सच में अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है? निखिल की ऐसी बात सुनने के बाद एकदम से भूमिका फिर से ब्लैंक हो जाती है। भूमिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बारे में निखिल को क्या जवाब दे और क्या नहीं। निखिल फिर से पूछता है, भूमिका बताओ ना, ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहली बार तुम्हें ऐसे टॉवल में देखा है? तो फिर क्या तुम मुझे बता सकती हो? अब तो तुम्हारे सामने सारी चीज़ें ऑलरेडी रखी हुई है। अब तो तुम्हें भी सारी बातों का खुद से पता है। मैं भी अब तक इसलिए चुप था क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बर्डन नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैंने भी आज तक कभी भी तुमसे इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि मुझे माफ़ करना या ना करना वो सिर्फ तुम्हारा फैसला था, और तुम जो भी फैसला करोगी मुझे कल भी वही मंजूर था और मुझे आज भी वही मंजूर है। लेकिन भूमिका, क्या अब भी तुम यही सोचती हो कि तुम्हारे उस दोस्त की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ? निखिल की यह बात सुनकर कहीं ना कहीं अब भूमिका को भी एक बेचैनी सी हो जाती है। अब वो एक कसमकस में आ जाती है। भूमिका को खुद ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो इस बारे में निखिल को क्या जवाब दे। हालांकि भूमिका का दिल तो कहीं कब का निखिल को माफ़ कर चुका था, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जो कसमकस पहले थी उसको माफ़ ना कर पाने की, वो अब कहीं ना कहीं वो भी कम हो चुकी थी। और जब से भूमिका को निखिल के बारे में सब कुछ पता था कि वो उसके दोस्त की फैमिली को कैसे अपनी फैमिली समझकर उनसे मिलता जुलता था, उसने सब कुछ एक बेटे की तरह अपने सारे फर्ज भी निभाए थे। कहीं ना कहीं भूमिका इस बारे में निखिल से खुद भी बात करना चाहती थी, लेकिन भूमिका की निखिल से कभी भी इस बारे में बात करने की कोई भी हिम्मत नहीं होती थी। इधर दूसरी तरफ श्रेया और आकाश अपने कमरे में थे। आकाश अपने पिंकी को लेकर जाता है और उसको पिंकी को उसके कमरे में सुला कर आ जाता है। अब पिंकी को उसके कमरे में सुला लेने के बाद अब आकाश फिर से वापस अपने कमरे में आता है तो देखता है कि श्रेया भी अब अपने छोटे बेबी को सुलाने की इधर से कोशिश कर रही थी। कुछ ही टाइम बाद छोटा बेबी भी सो जाता है। अब आकाश श्रेया से कहता है, आई थिंक पापा जब से उस पार्टी से आए हैं, पता नहीं क्यों मुझे एक गट फीलिंग आ रही है कि जब से वो उस पार्टी से आए हैं उनके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि मैंने पापा के चेहरे पर वो चिंता देखी है। हालांकि पापा अपने मुंह से कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो पता नहीं मुझे कोई गहरा विचार नजर आ रहा है। वो किसी बात को लेकर तो कहीं ना कहीं परेशान है। अब श्रेया भी आकाश की बातों पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ आकाश, मैं भी इस बारे में तुमसे कब से बात करना चाह रही थी। मैंने भी कई बार पापा से पूछने की कोशिश की है, लेकिन पापा इस बारे में कोई भी जवाब नहीं देते। पहले पापा नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाते थे, लेकिन अब तो मैं जब भी देखती हूँ आप तो ऑफिस में चले जाते हैं। लेकिन वो अब श्रेया इतना कहने के बाद कुछ देर तक चुप हो जाती है। अब आकाश श्रेया की चुप्पी को देखते हुए अब आकाश कहता है, श्रेया क्या बात है, क्या तुम कुछ और भी कहना चाहती हो? तभी श्रेया कहती है, आकाश, लेकिन आजकल मैं भी देख रही हूँ कि पापा ज़्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहते हैं। अब तो उनके जागने और उठने का भी कोई भी समय नहीं रहा है। वो कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब अपना खाना ब्रेकफास्ट लंच कब करते हैं, किसी को भी उसके बारे में अब कोई भी खबर ही नहीं रहती। पापा आजकल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो इस घर में होकर कर भी नहीं है। श्रेया की ये बात सुनने के बाद अब आकाश को भी कहीं ना कहीं करण गुलेरिया के लिए अब और भी चिंता बढ़ जाती है। लेकिन इसमें अब आकाश भी क्या ही कर सकता था, क्योंकि आकाश गुलेरिया ने पहले से ही करण गुलेरिया से इस बारे में बात कर चुका था। लेकिन करण गुलेरिया ने इस बारे में उसे कुछ भी कहने से पहले ही मना कर दिया था और इस बात को टाल दिया था कि करण बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस आजकल थोड़ा सा थका हुआ सा फील करता है, या तो शायद अभी उसे फीवर आ रहा है तो इसकी वजह से
वो ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद करण के मना करने के बाद अब आकाश गुलेरिया की भी ज़्यादा हिम्मत नहीं हुई करण गुलेरिया से बात करने की। वो ये सब बातें श्रेया को बता देता है कि मैंने इस बारे में पहले से ही पापा से बात कर चुका हूँ, लेकिन पापा ने मुझे साफ साफ मना कर दिया है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा श्रेया कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से पापा की ये हालत देखी नहीं जा रही है, क्योंकि जिस इंसान को मैंने आज तक मजबूती से देखा था, भले ही ये इंसान इतना बीमार रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन इसके अंदर जो एक इसने जैसे गुलेरिया परिवार को फिर भी संभाला था, सब कुछ किया था। और जब आज ये पापा इतने परेशान हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी पापा को ऐसे परेशान नहीं देख पा रहा हूँ। आकाश की बातें सुनने के बाद अब श्रेया भी कहीं ना कहीं भावुक हो जाती है और वो भी अब आकाश के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ आकाश तुम भी बिल्कुल सही कह रहे हो, पापा ने हम सबको काफ़ी अच्छे से संभाला है, जबकि मैं तो अपने मेरी तो परवरिश भी मेरे पापा ने नहीं की थी। मुझे तो पापा का प्यार क्या होता है ये भी नहीं पता था। कुछ समय के लिए जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे पापा असली पापा कौन है, लेकिन फिर भी मुझे वो फीलिंग नहीं आई जो मुझे करण गुलेरिया पापा से आती है। मैंने भी कहीं ना कहीं इन्हीं की छवि में अपने पापा की छवि देखी और इन्हें ऐसे देखकर कहीं ना कहीं मुझे भी उनके बारे में चिंता होती है। अब आकाश श्रेया से कहता है, लेकिन श्रेया एक बात बताओ, इस बात का क्या सोल्यूशन है, हम पता कैसे करें कि आखिर पापा को हुआ क्या है। जब तक हमें समस्या ही पता नहीं होगी तब तक हम उसका समाधान कैसे निकालेंगे। आकाश की बात सुनकर कहीं ना कहीं श्रेया भी अब चिंतित हो जाती है। अब एकदम से आकाश श्रेया पहले तो कुछ देर के लिए चुप रहती है, लेकिन फिर वो एकदम से बोल उठती है, आई थिंक आकाश मुझे इसके बारे में पता चल गया है कि हम पापा की बेचैनी को, पापा की चिंता को कैसे पता कर सकते हैं। अब आकाश भी हैरान होकर श्रेया की तरफ देखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आकाश भी ये जानना चाहता था कि आखिर श्रेया को कौन सा उपाय सूझा है। तभी आकाश श्रेया से पूछता है, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम इस बारे में पापा की बेचैनी पूछ सकते हैं। तभी श्रेया कहती है, सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है अनिका दी। मुझे लगता है हमें इस बारे में अनिका दी से हमें अनिका से कोई इस बारे में बताना चाहिए। शायद अनिका ही है जो इस बारे में पापा की हेल्प कर सकती है, पापा से इस बारे में बात कर सकती है, और कहीं ना कहीं पापा भी शायद अनिका को ही इस बारे में बता सकते हैं। कहीं ना कहीं आकाश को भी श्रेया का ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और अब वो कहता है, हाँ श्रेया तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी शायद अब अनिका से ही मिलके इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि हो ना हो अनिका ही अभी से पापा की चिंता को कम कर सकती है, अनिका ही उनकी चिंता का कारण जान सकती है। इधर आकाश और श्रेया दोनों यही सोच रहे थे, तभी आकाश अपने फ़ोन में देखता है तो वो कहता है, मुझे लग रहा है अभी लेट हो गया है, क्या पता अनिका अब तक सो चुकी हो, लेकिन फिर भी मैं उसे एक मैसेज करके देखता हूँ। और तभी आकाश अपना फ़ोन निकाल कर अनिका को एक मैसेज ड्रॉप कर देता है। इधर भूमिका और निखिल भी अपनी इन्हीं बातों में थे, क्योंकि निखिल ने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया था कि अब भूमिका एकदम से ब्लैंक हो चुकी थी। कुछ टाइम सोचने के बाद अब भूमिका निखिल को कुछ भी नहीं कहती और एकदम से वो अब अपने बेड से उठती है और जाकर निखिल को के होठों पर अपने होठ रख देती है। ये एकदम से इतना अचानक हुआ कि निखिल को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। हालांकि निखिल हैरान जरूर था, लेकिन उसके दिल में भी कहीं ना कहीं उसके दिल को भी एक सुकून मिल रहा था, क्योंकि निखिल ने भी नहीं सोचा था कि भूमिका का ये जवाब होगा और भूमिका अचानक से ये सब कर देगी। कुछ देर तक एक लंबी सी किस करने के बाद अब भूमिका फिर से वापस अपने बेड पर बैठ जाती है और वो बार बार एक ही नज़र से सिर्फ निखिल को ही देखे जा रही थी। निखिल को भी भूमिका के ये इस किस करने से कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि आखिर भूमिका क्या कहना चाहती है। अब निखिल भी अब भूमिका के पास फिर दोबारा से जाता है और कहता है, सॉरी भूमिका, मेरी वजह से तुम्हें पीछे जो भी तकलीफ हुई, लेकिन मैं आगे से प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मेरे किसी भी कार्य से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तभी भूमिका भी निखिल को के कंधे पर हाथ रखती है और भूमिका कहती है, नहीं निखिल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, शायद मुझे ही इस बात को समझने में मैंने ही कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया, या तो फिर मैं अपने एटीट्यूड में ही इतनी मस्त थी कि मैंने इस बात को समझना ही नहीं चाहा कि तुम तो मुझसे कितना प्यार करते थे।
कहीं ना कहीं मैं ही इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, या तो ये लगा लो कि मैं पीछे जो भी बातें हुई है उन सब बातों को मैं भूल नहीं पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर मेरे उस दोस्त की मौत का जिम्मेदार मैं खुद को ही मान रही थी। लेकिन मुझे माफ़ कर दो कि मेरी वजह से तुमने एक इतना लंबा इंतज़ार किया। हालांकि मेरी सिक्योरिटी के लिए हमेशा तुम मेरे साथ थे, मेरे हर कार्य में, मेरे हर केस में तुम मेरे साथ थे, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो। मुझे तो इन सब के लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। आज भूमिका का एक ऐसा रूप देखकर निखिल बिल्कुल हैरान था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल को भी एक सुकून मिल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आज निखिल की तपस्या भी सफल हो गई थी। निखिल ने कभी नहीं सोचा था कि भूमिका उसे ऐसे माफ़ कर देगी। निखिल ने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन वो इस माफ़ी के लिए ही तो इतना सब कुछ अब तक किए जा रहा था, वो भी बिना किसी उम्मीद के।